अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th फिज़िक्स है। पहले लेक्चर में हमने वेव्स डिस्कस किए थे और वेव्स के मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे। तो सेकंड लेक्चर में हम आगे चलेंगे और सेकंड लेक्चर में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 वेव्स मोशन, और वेव्स मोशन की सेकंड लेक्चर में हमने ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, इसको हम एक एक्सप्लेनेशन या तफसील के साथ पढ़ेंगे। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमने एक मास को स्प्रिंग के साथ अटैच करना है, यानी मास को स्प्रिंग के साथ जोड़ना है, फिर उसको खींच के किसी एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाना है। जब हम इसको अलाउ करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि ये जो मास वाइब्रेट कर रहा है या ये जो मास की मोशन है ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहले केस में क्या पढ़ना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। नंबर 2 पॉइंट पे हमने ये पढ़ना है कि अगर हम मास को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दे और उसको उसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर दे, तब ये मास जब ऑसिलेशन करेगा इस मास की मोशन क्या मोशन होगी, यानी स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच होगी इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। डियर स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 1 या सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेटरी मोशन डिस्कस करवा देता हूँ। वाइब्रेटरी motion. Dear student, vibratory motion, to and fro motion of a body is called vibratory motion. The to and fro motion of a body is called vibratory motion, या the back and forth motion of the body is called vibratory motion। यानी किसी जिस्म की आगे पीछे मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन कोई जिस्म जो है अगर किसी खास पॉइंट के गिर्द, ये देखिए ये कोई खास पॉइंट है ओ पॉइंट, इस पॉइंट के गिर्द कभी ये बॉडी जो है ए की तरफ चली जाती है, कभी फिर ये ए से ओ की तरफ, फिर ओ से इधर ए की तरफ आ जाती, बी की तरफ आ जाती। इस मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। देखिए ए देन ओ देन बी देन ओ, तो ये इस तरह मोशन होता रहता है। तो इस मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। दी टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन किसी भी जिस्म की एक खास फिक्स पॉइंट के गिर्द, इस मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, ये इसको कहते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन या अनडिस्टर्ब पोजीशन, अनडिस्टर्ब पोजीशन। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। देखें सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा, सिंपल पेंडुलम ऐसे मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। ये मास को आप जब आप एक एक्सटेंशन लेस स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं और इसको खींच देते हैं, तब जब आप इसको अलाउ करेंगे तो ये क्या होगा, ये इस तरह वाइब्रेट करेगा। कभी ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जब आप इसको ओ से ए की तरफ लेके जाएंगे, फिर आप इसको अलाउ करेंगे तो ये क्या होगा, कभी बी की तरफ आएगा, फिर ए की तरफ, कभी बी की तरफ, फिर ए, बी ए। तो इस तरह की मोशन जो एक खास फिक्स पॉइंट के गिर्द होती है आगे पीछे, इस मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। दिस फिक्स पोजीशन या दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या अनडिस्टर्ब पोजीशन। यानी पहले आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल या बैरूनी फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है। ये जब इस अनडिस्टर्ब या एक ऐसा पोजीशन जो डिस्टर्ब नहीं है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पहले यहाँ पर पढ़ा है, इस पोजीशन को या इस अनडिस्टर्ब पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। मास अटैच टू स्प्रिंग, देखें ये मैंने मास अटैच कर दिया स्प्रिंग के साथ। ये मास को, इस मास को जब मैं खींचूंगा नीचे की तरफ, इधर ए पॉइंट की तरफ, ये क्या है, ओ पोजीशन, मीन पोजीशन। जब मैं इसको खींचूंगा नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगा के, फिर जब मैं इसको अलाउ करूंगा ये आके ओ पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये इधर बी तक आ जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, ये मास ऐसे ऊपर नीचे होता चला जाएगा इस फिक्स पॉइंट के गिर्द। जब किसी बॉडी की मोशन आगे पीछे होती है, इस मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ये दो मैंने आपको एग्जांपल दी है। मास अटैच टू स्प्रिंग इज ए टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन एंड सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो आप इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दें। द बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड
position. This fixed position is called mean position. About a fixed position is called vibratory motion. या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें, R the to and fro, आगे पीछे, to and fro means आगे पीछे, the to and fro motion of a body, आगे पीछे मोशन किसी भी जिस्म की, about a fixed position या about a fixed point या fixed position is called vibratory मोशन. किसी भी जिस्म की आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे या टू एंड फ्रो, आगे पीछे किसी भी जिस्म की मोशन देखें. ये पॉइंट है, इधर मेरा हाथ को देखें, आगे फिर इधर पीछे, आगे पीछे. सो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द अगर कोई बॉडी आगे पीछे की मोशन परफॉर्म कर रही है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. सो वाइब्रेटरी मोशन की मिसालें हमारे पास है. सिंपल पेंडुलम, इसको हम पढ़ेंगे तफसील के साथ, फिलहाल आप इसको याद कर लें. एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है. सिंपल पेंडुलम, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग. ये क्या है हमारे पास? वाइब्रेटरी मोशन है. अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने मेन टॉपिक की तरफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन. के सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है ये डिस्कस करेंगे तफसील के साथ. डियर स्टूडेंट, वाइब्रेटरी मोशन डिस्कस करवाने का वजह यही था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन का एक टाइप है. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन उसके लिए दो शराइत है कि अगर कोई वाइब्रेटरी मोशन कब सिंपल पेंडुलम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसके लिए दो शराइत पूरा करना लाजमी है, या दो कंडीशंस जो है लाजमी है उसके लिए कि वो वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. अगर किसी वाइब्रेटरी मोशन ने ये दो कंडीशन पूरे कर दिए तो उस वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. कौन से दो कंडीशन? अगर आप देखें, ए वाइब्रेटरी मोशन इज सेड टू बी SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन. एक वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे इफ अगर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. अगर उसमें जो एक्सेलरेशन वाइब्रेटरी मोशन में या वाइब्रेटिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडीशन नंबर 1. और कंडीशन नंबर 2, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा अगर मीन पोजीशन की तरफ है, तो उस वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन. यानी अगर कोई बॉडी इस तरह की वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उस बॉडी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है, तो उस टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. देखिए मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं. The type of vibratory motion, vibratory motion की एक किस्म है in which the type of vibratory motion in which acceleration is directly proportional. acceleration किस चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? Acceleration is directly proportional to displacement and acceleration. एक कंडीशन तो ये पूरी हो गई कि acceleration directly proportional to displacement होना चाहिए, and acceleration is always directed towards, किस तरफ डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की? टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो अगर कोई बॉडी ऐसे, उस वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन इज कॉल्ड, मैं इसको मुख्तसरन लिख रहा हूँ, ठीक है, इज कॉल्ड SHM. इसको क्या कहते हैं? इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे.
वाइब्रेटरी मोशन की एक ऐसी किस्म जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ाओगे मीन पोजीशन से तो एक्सेलरेशन को भी ज़्यादा होना चाहिए, एक ये शर्त पूरा होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप एक्सेलरेशन चूंकि वो बढ़ता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, इस एक्सेलरेशन की जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चाहे मीन पोजीशन की इस तरफ हो चाहे मीन पोजीशन की इस तरफ हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या सिम्त हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह की वाइब्रेटरी मोशन को फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आर ए वाइब्रेटरी मोशन इज सेड टू बी SHM। ए वाइब्रेटरी मोशन को हम SHM कहेंगे, इज सेड टू बी SHM। एक वाइब्रेटरी मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट फुलफिल, अगर ये पूरा कर दे द फॉलोइंग टू कंडीशन, द फॉलोइंग टू कंडीशंस, अगर ये दो कंडीशन जो है पूरे कर दे हम उस वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। कौन से दो कंडीशन? नंबर 1 एक्सेलरेशन, या मैं इसको शॉर्ट लिख देता हूं एक्सेलरेशन, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और नंबर 2 क्या है? A is acceleration is always directed towards mean position, towards mean position। देखें डियर स्टूडेंट वही बात है, एक वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक या SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे इफ इट फुलफिल, अगर ये शरायत पूरे कर दे, इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग टू कंडीशंस, अगर ये मंदरजाज़ेल दो शरायत पूरे कर दे। कौन से दो शरायत? अगर किसी वाइब्रेटरी मोशन की एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, तो उस वाइब्रेटरी मोशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे जाहिर करेंगे, देखिए मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ये होगी, मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज से समझा रहा हूँ कि इसकी इक्वेशन कैसे होनी चाहिए। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ए यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज की? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो वाइब्रेटिंग बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, मीन पोजीशन की तरफ बॉडी आएगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा? और नेगेटिव साइन ये जाहिर कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तो ये जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है SHM का। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दो शरायत बता रहा है कि वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट या नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। सो ये दो शरायत पूरे हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस कर दिया कि अगर कोई वाइब्रेटरी मोशन ऐसा हो रहा है कि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो वाइब्रेटिंग बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, तो उस वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब एक मिसाल देते हैं, एक मास को स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे, अब इस मास को जब मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाएंगे, अब इस मास को जब हम अलाउ करेंगे तो ये जो मोशन परफॉर्म करेगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसको हमने प्रूव करना है मैथमेटिकली। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। कौन सा पॉइंट है? प्रूव दैट, क्या साबित करना है? द मास अटैच्ड, ये साबित कर दे कि अगर हम मास जोड़ दे, अटैच मतलब जोड़ना, किस चीज के साथ? टू स्प्रिंग। अगर मास को हम अटैच कर दे स्प्रिंग के साथ, ये परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, क्या अदा करेगा? परफॉर्म SHM। ये हमने साबित करना है, ये हमने साबित करना है। प्रूव दैट, क्या साबित करना है? द मास अटैच्ड टू स्प्रिंग
परफॉर्म SHM, कि जब मास को हम जोड़ेंगे या अटैच करेंगे स्प्रिंग के साथ, ये जो मोशन परफॉर्म करेगा इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन कैसा करेगा, जब आप इस मास को खींचेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ तो आप इसको छोड़ देंगे तो फिर ये क्या होगा, ये ऐसे आगे पीछे मोशन परफॉर्म करेगा। तो इस मोशन में अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, तो हम कहेंगे वाकई जो हमने मास स्प्रिंग के साथ अटैच की थी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए देखें डियर स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करेंगे जो चीज़ें हमें चाहिए इसको साबित करने के लिए, एक स्प्रिंग, एक रिजिड हुक और एक मास। देखें ये हमारे पास क्या है, ये एक हुक है, इसके साथ हम स्प्रिंग अटैच करेंगे। ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के इस किनारे के साथ मैंने क्या अटैच कर दिया, मास अटैच कर दिया। पहले ये अनट्विस्टेड पोजीशन पर है, इसको मैंने क्या नाम दिया, ओ नाम दे दिया। ये हुक है, इस हुक के साथ हमने स्प्रिंग अटैच कर दिया, ये वाला एंड, दूसरे एंड के साथ हमने मास अटैच कर दिया। फिलहाल हमने मास के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो मास मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर है। आप देख देते हैं दूसरे स्टेप में हम क्या कर देते हैं, मास के ऊपर राइट की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग में जो है वो एक्सटेंशन आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब ये मास इधर आ जाएगी, इस पोजीशन को मैं नाम दे रहा हूँ ए पोजीशन। मास स्ट्रेच होगी, ये हमारे पास कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन थी। तो अब ये मीन पोजीशन से यहाँ तक आ गई, इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, ये क्या है हमारे पास, एक्स है। ये क्या है हमारे पास, एक्स है। यही हम बात कर रहे थे कि एक्सेलरेशन इसमें जितना प्रोड्यूस होगा वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर आप ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इसमें वाइब्रेटिंग बॉडी में जो है एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर आप कम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। अब जब आप इसको यहाँ लाने के बाद जब आप इसको छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद इसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगा। आपने कौन सी फोर्स अप्लाई कर दी, FEXT, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये थी, यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया, ऐसे आपने खींच दिया। तो फिर अब जब आप इसको छोड़ देंगे एक फोर्स इसके ऊपर अमल करेगा जो इस बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। ये बॉडी यहाँ रुकेगी तो नहीं, ये बॉडी वो फोर्स जो इस बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा, इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इस चीज का ख्याल रखें। तो ये बॉडी कैसे बन जाएगी, थर्ड केस में नंबर 1 इक्विलिब्रियम पे, नंबर 2 एक्सट्रीम ए पे, नंबर 3 देखें हुक, तो फिर ये ऐसे बन जाएगी, ये बी पोजीशन। अब इसने मेन पोजीशन से कितनी आ गई, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास बी पोजीशन और ये मास है। अब जरा देखें, ये डिस्प्लेसमेंट दोनों साइडों के ऊपर बराबर होता है, अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी है तो मेरी गलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब आपने बॉडी को छोड़ दिया, बॉडी के ऊपर एक फोर्स अमल कर रही थी, इस फोर्स को हम क्या कर रहे थे, FR नाम दे रहे थे, यानी रिस्टोरिंग फोर्स, जो इस बॉडी को वापस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके आ गई। जब मीन पोजीशन की तरफ बॉडी लेके आ गई रिस्टोरिंग फोर्स, अब यहाँ पर ये रुकेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया होगा, यानी इसके अंदर मोशन होगी। अब ये मोशन, इनर्शिया क्या है, मोशन की स्टेट को बदलने नहीं देता या मोशन की स्टेट में चेंज की मुखालफत करता है। प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच इट अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब ये मोशन की हालत में, तो मोशन की हालत में चेंज की अपोजिशन करेगा, यानी रुकेगा नहीं बल्कि इस मेन पोजीशन से आगे जाके बी पोजीशन के ऊपर रुक जाएगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स किस सिम था, यहाँ पर अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स था इनर्शिया की वजह से, और रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन की तरफ था। इस चीज से आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स आपस में क्या होते हैं, जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा फोर्स के साथ एक बॉडी जो है वापस मीन पोजीशन की तरफ एक दूसरा फोर्स लेके आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स आपस में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में मुखालिफ होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जब आउटवर्ड था तो रिस्टोरिंग फोर्स इनवर्ड था। अब जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर आ गई, इस साइड की तरफ आ गई, तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा वो फोर्स जो बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। इधर इस एक्सट्रीम के ऊपर होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस एक्सट्रीम की तरफ आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें डिस्कस करने के बाद क्या हमने डिस्कस कर दिया एक्सप्लेनेशन में, कंसीडर वी हैव ए स्प्रिंग, mass spring system which is placed on a horizontal frictionless surface. The one end of the spring is attached to a rigid hook while the other end of the spring is attached to a body having some mass m. Initially the mass is at its origin या mean position O. Now when an external force is applied, this mass is displaced from original या mean position to an extreme position. We name this extreme position as A.
If we allow the ball at extreme position A, then there will be a force which will bring the body back toward mean position. That force is called restoring force. Now, after coming back to the mean position, the body will not stop at the mean position. Due to inertia, it will passes through the mean position and comes to the other, second extreme position B. And after that, the body will continue its oscillation to and fro about this fixed position. Now we are going to prove our mathematical relation. इसे आगे बढ़ते हैं. इसके साथ मैं आपको हुक्स लॉ भी जो है एक्सप्लेन करवा देता हूँ ये मिटाने से पहले. हुक्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट हुक ले पेश की थी. उसने कहा था कि अगर आप स्प्रिंग या किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी जिसमें इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिक लिमिट के अंदर, यानी वो पॉइंट जिसके अंदर इसमें मुस्तकिल डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, उस पॉइंट से पहले जितना आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इसमें इतना ही चेंज आएगा इसकी लेंथ में, या इसकी लेंथ में इंक्रीज इतनी होगी. यानी अगर आप इसके ऊपर ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस स्प्रिंग की लेंथ में ज्यादा इंक्रीज आएगी. अगर इसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस स्प्रिंग की लेंथ में कम चेंज आएगा. तो इसको कहते हैं हुक्स लॉ. हुक्स ने क्या कहा था? द एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू हुक्स, द एक्सटेंशन या इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स. यानी लेंथ में जो चेंज आएगा या स्प्रिंग की लेंथ में जो इंक्रीज आएगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा, एक्सटर्नल फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो इंक्रीज इन लेंथ कम होगा. इसी को क्या कहते हैं? हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट जिससे बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकती है. विद इन इलास्टिक लिमिट द एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एक्सटर्नल फोर्स किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. इलास्टिक लिमिट के अंदर एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स कम करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा. या अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट द एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ. आप सब ये कह सकते हैं. अगर इसको मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूं इस हुक्स लॉ को, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा. देखें, हुक्स ने क्या कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ या डिस्प्लेसमेंट. एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ. प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करने के बाद एफ ई एक्स टी इज इक्वल टू, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और x. अब ये क्या है? वियर k क्या है? वियर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. एंड इसको कहते हैं k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है एंड नॉन एज स्प्रिंग कांस्टेंट. k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं. अब k को कैसे डिफाइन करते हैं? जरा देखें. k इज इक्वल टू, इस रिलेशन से x यहां पर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा. सो एफ ई एक्स टी डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू k, या स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी डिवाइडेड बाय x. ये हमारे पास क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय x, या स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय x. इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? जरा देखें डियर स्टूडेंट. द रेशियो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स, द रेशियो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स टू द इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. द रेशियो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. देखें, द रेशियो किन चीजों के दरमियान रेशियो है? द रेशियो बिटवीन external force and increase in length या change in length.
in length is called spring constant के से डिनोट करते हैं, ठीक है। द रेशियो बिटवीन, किन चीजों के दरमियान रेशियो है? द रेशियो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एक्सटेंशन, द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एक्सटेंशन। इस चीज को याद रखें, ये स्प्रिंग हुक्स लॉ की मैथमेटिकल शक्ल ये याद रखें। मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को दोबारा डिफाइन करवा रहा हूं, दोबारा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और the force required, वो फोर्स जो जरूरत होती है या चाहिए, द फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट इंक्रीज इन लेंथ is called spring constant, is called spring constant। the force required, वो फोर्स जो चाहिए स्प्रिंग की लेंथ में यूनिट, यानी कि क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स है जो स्प्रिंग या किसी भी चीज की लेंथ में यूनिट इंक्रीज लेके आए, उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। यानी वो फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट वो फोर्स है जो किसी चीज की लेंथ में 1 मीटर या 1 मीटर एक्सटेंशन या 1 मीटर इंक्रीज लेके आ जाए। ये मतलब है k इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी, अगर लेंथ कितना होगा 1 मीटर, सो k क्या है? k इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट वो फोर्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट वो फोर्स है जो कि रिक्वायर्ड होती है लेंथ में 1 मीटर इंक्रीज लाने के लिए। तो ये हार्ड स्प्रिंग के लिए ज्यादा होगा k, और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए कम होगा। अब इसको आगे लेके चलते हैं। सिर्फ मैं हुक्स लॉ को यहाँ पर लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स, एक साइंटिस्ट का नाम है, एफ ई एक्स टी इज इक्वल टू के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। इसको याद रखेंगे स्टूडेंट, मैथमेटिकल रिलेशन हम निकालने जा रहे हैं। यहां तक डिस्कस करने के बाद, स्प्रिंग कांस्टेंट डिस्कस करने के बाद, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। के का यूनिट क्या है? एफ ई एक्स टी डिवाइडेड बाय एक्स। सो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। सो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या हुआ? के का यूनिट हमारे पास न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखें। अच्छा, आप चलते हैं दूसरे केस की तरफ। अब आपने एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग के ऊपर ड्रा कर देता हूं मैं। जब आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया था, यहां तक आप इसको लेके आ गए थे, ये मेन पोजीशन थी ओ, तो इसमें जितनी एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई की थी एफ ई एक्स टी, ये किस चीज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी? डिस्प्लेसमेंट। यही हुक लॉ था कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब जब आप इसको छोड़ेंगे ए पोजीशन के ऊपर, तो ये एक, मैंने आपको पहले बताया था कि एक फोर्स इसके ऊपर अमल करेगा जो इस बॉडी को वापस मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। उस फोर्स को हमने क्या कहा था? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स which brings the body back, जो बॉडी को वापस लेके आए, बैक टुवर्ड मेन पोजीशन, is called restoring फोर्स। वो फोर्स, द फोर्स विच ब्रिंग्स, वो फोर्स जो लेके आएगी बॉडी बैक, बॉडी को वापस। अब देखिए, जब आप इसको छोड़ेंगे एक फोर्स होगा जो इस बॉडी को वापस मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, पहले भी बताया था, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एफ आर। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड मेन पोजीशन होगी और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड एक्सट्रीम होगी। जब ये बॉडी यहां आएगी तब रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। रिस्टोरिंग फोर्स इज न्यूमेरिकली
इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के मुखालिफ होगी। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू माइनस एफ ई एक्स टी। रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है। नेगेटिव साइन शोज दैट रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स आपस में क्या है, एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स आपस में इक्वल है। नेगेटिव साइन शोज दैट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट। इफ अप्लाइड फोर्स इज टुवर्ड राइट, रिस्टोरिंग इज टुवर्ड लेफ्ट। इफ अप्लाइड इज टुवर्ड राइट, रिस्टोरिंग इज टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को जो है राइट की तरफ लेके आएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर लेफ्ट की तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट की तरफ होगा, दोनों अपोजिट है। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पर पुट कर दें। देखें एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, के एक्स है। इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये नंबर 2। सो एफ आर इज इक्वल टू माइनस एफ ई एक्स टी की कीमत क्या है, के एक्स है, के एक्स, ये नंबर 3। ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो देखें जरा आगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू एम ए। चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक्सीलरेशन पैदा कर रहे हैं, वैसे मैथमेटिकली हमें ये पता है एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, तो यहाँ पर ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एफ आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लें, एफ आर इज इक्वल टू एम ए, एफ आर इज इक्वल टू एम ए। पुटिंग दिस वैल्यू, पुट 4 in 3, 4 को 3 में पुट कर दे। एफ आर किस चीज के बराबर है, एम ए के बराबर है। सो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ए की वैल्यू चाहिए, सो ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम एक्स। डियर स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इसको मैं ऐसे लिख दूं एक स्टेप के लिए, ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स। ये कांस्टेंट क्या है जो मैंने यहां पर पुट कर दिया, कांस्टेंट किस चीज के बराबर है, कांस्टेंट इज इक्वल टू के बाय एम। यहां पर के बाय एम मैं कांस्टेंट पुट कर रहा हूं। देखें केस क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, हर स्प्रिंग के लिए अलग होती है, स्प्रिंग की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और मास तो हमने एक ही मास अटैच कर दिया, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। सो ये दो क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट है, इसको मैंने क्या पुट कर दिया, कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस कांस्टेंट को हम मजीद ऐसे लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, ए इस यहां से ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये कांस्टेंट हटा के मैंने इसको क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस अपनी जगह, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। कांस्टेंट को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो है